हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बुद्धि जो यह सीटेट एमपीटेट वर्ग 2 वर्ग 3 या कोई भी टेट एग्जाम हो सभी के लिए यूजफुल है। और जो पदस्थ शिक्षक की भर्ती है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके सिलेबस में भी दिया गया। चलिए सेशन शुरू करते। आप लोग जैसे बुद्धि तो जानते होंगे, बुद्धि क्या होती है? एक मानसिक क्षमता वह होती है जिसके कारण हम क्या करते, तर्क, विचार, सोचने या कोई भी नवीन परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही क्या है, मतलब खुद ढालने की एक क्षमता होती है। सक्षम बनाती वही क्या बुद्धि। जैसे आप लोगों ने कोई भी कार्य करते हैं उसमें क्या है, सोचने, ये समझने की जो भी क्षमता होती है वही क्या है, हमारे लिए बुद्धि है। समान भाषा में बुद्धि क्या है? तर्क विचार करने की जो क्षमता होती है या कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि। आप पढ़ लेते हैं। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है। बुद्धि क्या है? वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने, मतलब जो व्यक्ति को क्या करती है, सीखने में मदद करती है, समस्या को क्या करती है, समाधान, तर्क करने, परिस्थितियों को समझने, नवीन वातावरण में खुद को क्या करने, ढालने या संयोजन करने में जो सक्षम बनाती है। यह कोई बुद्धि क्या होती है? सिर्फ सिंगल गुण या अकेला गुण नहीं, बल्कि विभिन्न मानसिक क्षमताओं का क्या है, एक समुच्चय होता है। क्या है? सिर्फ हमारे पास क्या एक गुण होगा क्या, सिर्फ हम तर्क करेंगे, सोचेंगे नहीं। मतलब यह क्या है, विभिन्न मानसिक क्षमताओं का क्या होती है, समुच्चय होती है, समूह, वही क्या है, बुद्धि है। सिर्फ स्कूल में अच्छे नंबर लाना या मार्क्स लाना, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि अच्छे मार्क्स लाना बस बुद्धि नहीं होती, केवल अच्छे मार्क्स लाना बुद्धि नहीं होती। बुद्धि बल्कि क्या होती है, विभिन्न मानसिक क्षमताओं का क्या होती है, समुच्चय होती है। सिर्फ मार्क्स लाने वास्ते हम क्या कहेंगे, उसको बुद्धि नहीं कहेंगे, बल्कि विभिन्न परीक्षाओं, ये हमारे विभिन्न मतलब जो मानसिक क्षमता उनको सोचने समझने तर्क करने, उन्हीं का समुच्चय का जो हमें उन्हीं समुच्चय में जो सक्षम बनाती वही क्या है, बुद्धि है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, बुद्धि की क्या क्या परिभाषा। तो वुडवर्थ ने क्या दिया, वुडवर्थ ने बताया कि बुद्धि क्या होती है, सिर्फ कार्य करने की एक बुद्धि। वुडवर्थ के अनुसार याद कर ले, वुडवर्थ, वर्थ मतलब वर्क से याद कर ले, वुडवर्थ वर्क, वर्क मतलब होता है कार्य। तो कार्य करने की क्षमता को किसने परिभाषित किया है, तो वुडवर्थ। ऐसे याद करें, बुद्धि कार्य करने की एक विधि की क्या है, एक विधि है। तो यह परिभाषा किसने दी है, वुडवर्थ। टर्मन के अनुसार तो याद होगा, आप लोग कभी पढ़े होंगे, अमूर्त विचारों, मतलब अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार कैसी बुद्धि की विशेषता क्या होता है, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। नेक्स्ट वेक्सलर के अनुसार क्या है, बुद्धि, वुडवर्थ और टर्मन की बुद्धि परिभाषा पूछी जाती है। वेक्सलर के अनुसार बुद्धि वह है व्यक्ति की वह सार्वभौमिक ये समक्षता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ क्या है, प्रभावशाली ढंग से क्या है, संयोजन करता है। तो वेक्सलर ने क्या बताया कि बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सभी, वह सार्वभौमिक ये समग्र क्षमता है जिसके द्वारा, अब उन्होंने क्या कहा, सार्वभौमिक, जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से क्या है, संयोजन करता है। बगिंगम के अनुसार क्या है, बुद्धि क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि। बगिंगम ने क्या बताया, सीखने की ही शक्ति क्या है, बुद्धि। स्टर्न के अनुसार, ये तो पूछा जाता है, स्टर्न, नवीन परिस्थितियों के साथ संयोजन करने की अमूर्त योग्यता ही क्या है, बुद्धि। तो स्टर्न के अनुसार याद कर लेंगे कि नवीन परिस्थितियों के साथ संयोजन करने की अमूर्त योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। फिर एवल थर्नडाइक के अनुसार, थर्नडाइक का मोस्ट है और टर्मन जो अमूर्त विचार बताए, वुडवर्थ का मोस्ट परिभाषा पूछी जाती है इनकी। तो ए थर्नडाइक ने क्या बताया, उनके अनुसार बुद्धि क्या, बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से क्या है, अच्छी प्रतिक्रिया करता है। थर्नडाइक के अनुसार याद कर लेंगे, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण की प्रक्रिया को ही प्रक्रिया जो करता है उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि। तो याद हो जाएगा ना, थर्नडाइक ने क्या कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति या तथ्यों के दृष्टिकोण से जो क्या करते हैं, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से जो प्रतिक्रिया करता है वही क्या है, बुद्धि है। ये हो जाएगा ना याद, इसके अनुसार ईवर थर्नडाइक। और टर्मन ने क्या बताया, अमूर्त विचारों की शक्ति क्या है, बुद्धि है। वुडवर्थ ने क्या कहा, बुद्धि वह कार्य करने की क्या है, क्रिया है या योग्यता है। इन तीनों की याद हो जाएगी विशेषता। अब हम परिभाषा अब पढ़ते हैं, बुद्धि की प्रमुख क्या विशेषता।
तो बुद्धि क्या होती है? फर्स्ट विशेषता इसकी जन्मजात क्षमता। तो बुद्धि मुख्य रूप से एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त हालांकि वातावरण इसे विकसित होने का अवसर देता है। मतलब बुद्धि की मतलब विशेषता है कि कुछ मतलब बुद्धि क्या होती है? जन्मजात क्षमता। मतलब हमें कुछ आनुवांशिक गुण के कारण क्या बुद्धि प्राप्त होती है, मतलब वंशानुक्रम या जन्म बुद्धि को उन्होंने पहली विशेषता बुद्धि क्या होती है? एक जन्मजात शक्ति होती है जो अनुसंधान से प्राप्त होती है और हालांकि इसे हम क्या कहते हैं? वातावरण के विकसित, हालांकि जो बुद्धि है उसे वातावरण के से ही हम क्या कहते हैं? विकसित होने का, मतलब वातावरण के द्वारा ही बुद्धि को क्या कहते हैं? विकसित करते हैं। फिर अमूर्त चिंतन। तो बुद्धि की दूसरी विशेषता क्या है? मतलब बुद्धि क्या होती है? बुद्धि या दिखाई न देने वाली अवधारणा या विचारणों को, मतलब बुद्धि क्या अमूर्त चिंतन होती है। यह मतलब जो भी चीज है उसको दिखाई न देने वाली, लेकिन उसमें हम क्या है? अवधारणा को सोचने या तर्क करने की क्षमता होती है। तो इसे भी इसका मेन पॉइंट करना है, हम उसको उसमें लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो सिर्फ हमें याद ये कर लेंगे कि क्या होगी? बुद्धि जन्मजात होगी, अमूर्त चिंतन करती है, अनुभवों से सीखना। बुद्धि की एक विशेषता यह होती है कि व्यक्ति क्या है? पुराने जो अतीत के अनुभव हो या गलतियों से जो सीखता है वह बहुत मतलब उनके लिए यूजफुल होता है। क्या कि हम आप जो भी जिस चीज़ की हम गलती करते हैं मतलब अनुभवों से सीखते हैं, मतलब कोई चीज़ हम नया नया सीख उसमें यदि गलती करें फिर उसको दोबारा हम सीखेंगे तो क्या होगा? वो हमारे लिए बहुत मतलब यूजफुल होगा, मतलब उसमें फिर हम ट्रेंड हो जाएंगे। फिर क्या? लिंग भेद का अभाव। बुद्धि का लिंग या पुरुष से कोई संबंध नहीं होता, दोनों में बुद्धि का विकास संबंध। मतलब बुद्धि की एक विशेषता यह होती है लिंग भेद का अभाव पाया, मतलब इसमें लिंग भेद नहीं पाया जाता है कि पुरुष है तो उसमें ज़्यादा बुद्धि होगी, महिला है तो ज़्यादा नहीं। बुद्धि में लिंग क्या होता है? लिंग का कोई संबंध नहीं, दोनों में बुद्धि का विकास क्या होता है? समान रूप से होता है। बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में क्या करती है? सहायता करती है। बुद्धि जो है व्यक्ति को क्या है? विभिन्न बातों को सीखने में सहायता, ये भी कर सकते हैं। बुद्धि क्या है? नवीन परिस्थितियों को सीखने की क्षमता रखती है। बुद्धि से हम क्या? तर्क विचार करने की क्षमता विकसित हुई। ये सब भी बहुत सारी विशेषता ऐसी याद याद हो जाएगी, मतलब कर सकते हैं यदि पूछे ऑब्जेक्टिव में कि बुद्धि अमूर्त चिंतन, बुद्धि सोचने समझने की तरह की क्षमता है, बुद्धि भी क्या है? तो जन्मजात भी जन्मजात होती है। ये सब दिया रहता है, क्या लगा देंगे ये सभी। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के मान वैसे 3 प्रकार होते हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। क्या क्या होते हैं बुद्धि के प्रकार? एक पहला होता है मूर्त, दूसरा अमूर्त, तीसरा सामाजिक बुद्धि। अब इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो बुद्धि इल्बर्ट थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3। यही बुद्धि के प्रकार बताए जो हम आज पढ़ेंगे ना, ये इल्बर्ट थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, यांत्रिक या मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो बुद्धि के प्रकार पढ़ते हैं। बुद्धि के प्रकार अलग अलग मनोविज्ञान अलग अलग आधार पर बताएं। परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख वर्ग, ये परीक्षा की दृष्टि से यही तीनों पूछे। तो मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि मतलब होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो मूर्त बुद्धि मतलब वस्तुओं और वास्तविक परिस्थिति से जुड़ी समस्या को हल करने की क्षमता। मतलब मूर्त मतलब होता है कोई वस्तु देखकर, जैसे हम कोई वस्तु देखकर हम उसको क्या करेंगे? सोचने समझने की भी जो तर्क क्षमता होगी, ये जुड़ी समस्या को हल करना, वही क्या क्या कहलाती है? मूर्त बुद्धि। उपयोग जैसे मशीन, उपकरणों, भौतिक वस्तुओं को सही ढंग से संचालित करना। जैसे हमारे पास क्या है? ये लैपटॉप है, एक लैपटॉप, इसको देखकर हम इसको क्या करेंगे? अपने देखकर या मानसिक क्षमता के अनुसार इसका ज़्यादा यूज, कोई कम कर लेगा लेकिन कोई ज़्यादा, तो इसको अपने हिसाब से क्या करेंगे? चलाएंगे। तो ये कहलाती है हमारी मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि होती है मतलब वस्तु या वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ी समस्याओं को हल करने की जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है? हमारी मूर्त बुद्धि। जैसे इसमें इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे मशीन, उपकरण, भौतिक वस्तुओं को सही ढंग से चलाना या संचालित। जैसे उदाहरण क्या है? इंजीनियर हो गया, मैकेनिक, कारीगर या तकनीशियन। जैसे लैपटॉप चलाएगा तो कोई मतलब टेक्नोलॉजी वाला वही चलाएगा, या कोई कंप्यूटर, आजकल तो सब कोई कॉमन है, लेकिन कोई कंप्यूटर या पीसी चलाएगा तो उसके बारे में क्या है? वो सीखा होगा तभी चला सकता है, तो वो क्या है? मूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि ट्रिक, मूर्त बुद्धि का मतलब हम याद कर लेंगे ट्रिक कैसे, कि मूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? वस्तु से। वस्तु मतलब जो चीज़ हमारे सामने हो उसको देख कर जो कार्य समस्या को समाधान करते हुए क्या है? मूर्त बुद्धि।
कॉन्क्रीट, इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, जिसमें मतलब उपकरण होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि। तो याद हो जाएगा ना, मूर्त बुद्धि मतलब वास्तु या वास्तविक समस्याओं को हल करने की जो क्षमता होती है उसको मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसमें वस्तु को देखकर कोई चीज हल किया जाता है, उपकरण को देखकर, मशीन को, तो क्या कहलाती है, हमारी मूर्त बुद्धि। इसके अंतर्गत जैसे इंजीनियर होंगे, टेक्नीशियन होंगे, मैकेनिक या कैरियर। दूसरी बुद्धि होती अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, अब देखो अमूर्त बुद्धि क्या होगी, जैसे हमने क्या लिखा, 2 × 3, तो इसमें हम बच्चे क्या अनुमान लगा के बता देगा कि 2 × 3 कितना होगा, तो क्या बता दीजिएगा, 6। क्या बता देगा, 6। या हमसे कोई कलर नेम पूछते हैं, हमने पूछा कि तुम ब्लैक का कलर स्पेलिंग बताओ, तो बता देगा BLACK। तो क्या है, मतलब उसको, मतलब हम उसके सामने कोई चीज़ नहीं रख, लेकिन पूछ रहे तो उसका जवाब, तो क्या है, तर्क करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं, अमूर्त। पढ़ लेते। इसमें सब व्यक्ति शब्दों या संख्याओं या प्रतीकों या नियमों या विचारों को माध्यम, तो क्या होता है, इसमें शब्दों, संख्याओं या प्रतीकों या नियमों के माध्यम, विचारों के माध्यम से क्या है, समझता है या हल करता है, वही क्या है, बुद्धि। जैसे तर्क हो गया, चिंतन, विश्लेषण, समस्या समाधान, इसे तर्क करना, चिंतन करना या किसी समस्या का हल करना क्या कहलाता है, अमूर्त बुद्धि। हमारे सामने वो चीज़ नहीं, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, उस समस्या का क्या है, हल कर सकते हैं, वही क्या कहलाएगी, अमूर्त बुद्धि। जैसे जटिल सिद्धांत, गणितीय अवधारणाएं, इसके उपयोग क्या क्या होगा, गणितीय अवधारणा, चिंताशील विचारों को हल करना। उदाहरण जैसे कवि, लेखक, दार्शनिक, गणितिक और चित्रकार ही इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन है, कवि हो गया, लेखक, दार्शनिक, गणितिक और चित्रकार। या कोई बच्चा ही हम जैसे उससे अभी हम एग्जाम्पल अभी समझे थे ना, उसको पूछेगी कि 2 × 3 कितना, तो क्या बताएगा, 6। यदि हम उससे पूछे कि तुम कलर नेम बताओ, तो सोच कर बताएगा ना कि रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ब्लू। तो मतलब सोचने समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है, वही क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि। इसे हम शब्द या प्रतीकों या अमूर्त या तर्क करके व्यक्त किया जाता है, ये समस्या होती है, क्या कहलाती है, अमूर्त। नेक्स्ट होती है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि क्या है, समाज के लोगों के साथ संबंध बनाने, उनकी भावनाओं को समझने या उनके साथ प्रभावी ढंग से घुलने मिलने। अब देखो नाम से याद कर लेंगे, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि मतलब होता है समाज से संबंध। तो क्या होता है, समाज के लोगों के साथ संबंध बनाना है, या उनके साथ, या उनकी भावनाओं को समझने, या उनके साथ क्या है, प्रभावी ढंग से घुलने मिलने की क्षमता को क्या कहते हैं, समाज। मतलब हाँ, समाज के में रहते हैं, तो समाज के साथ उसके नियम या उसकी मतलब जो भी समस्या है या उसकी जो भी भावना, उनको समझने के साथ या उनके प्रभावी ढंग को समझने के लिए जो क्षमता होती है, वही क्या है, बुद्धि होती। उपयोग, लोगों को प्रेरित करना, सामाजिक संबंधों को बनाए रखना, व्यवहार में निपुणता। मतलब क्या क्या इसका उपयोग होता है, लोगों को हम प्रेरित कर सके, सामाजिक संबंधों को बनाए रखना और व्यवहार में निपुणता, यही क्या कहलाएगा, समाज। उदाहरण जैसे नेता, समाज सेवा, शिक्षक, विक्रेता, कोई भी हो। यदि विक्रेता है तो उसमें क्या है, अच्छे बात करने की क्षमता होगी, या अच्छे से बात करेगा ढंग से, प्रभाव से, जिससे लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे, जिससे उसका दुकान भी अच्छी चलेगी, उसे प्रॉफिट भी होगा, और वह उन लोगों के साथ क्या अच्छा संबंध भी बना लेती है। यही क्या होती है, हमारी सामाजिक बुद्धि। तो याद रखिएगा, बुद्धि कितनी प्रकार की होती है, तो मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मूर्त मतलब वास्तविक, अमूर्त मतलब होता है चिंतन या संख्याओं में संक्रिया, या कोई चीज न देखकर सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है, क्या कहते हैं, अमूर्त। फिर तीसरी हमने क्या पढ़ी, सामाजिक। सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो समाज में संबंध बनने, उनकी भावनाओं को समझने या उनके साथ अच्छे व्यवहार करने की जो क्षमता होती है, वही क्या है, सामाजिक। जैसे कवि, लेखक, दार्शनिक या जो गणितिक के होते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छे संबंध बनाते हैं। सॉरी, गणितज्ञ नहीं, नेता, समाज सेविका, ये सब होंगे, सॉरी वो उसका। अब क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बुद्धि की अर्थ, परिभाषा, फिर विशेषता। आप पढ़ेंगे इसकी प्रभावित करने वाले कारक। तो बुद्धि को वैसे मुख्यतः 2 प्रभावित करते हैं कारक, कौन से, वंशानुक्रम और वातावरण। ये दोनों कहीं भी होगा तो ज़्यादा प्रभावित। तो बुद्धि और बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, कौन सा, वंशानुक्रम या पर्यावरण या वातावरण। तो कहीं भी पूछे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य 2 कारक कौन से होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण या पर्यावरणीय बुद्धि, जो मतलब इन्वायरमेंट होता है।
तो कौन कौन से? वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और पर्यावरण। इन दोनों का मिला जुला प्रभाव किसी व्यक्ति के भौतिक विकास को तय करता है। नीचे इन मूल कार्य को विस्तृत में मतलब इन दोनों का ही मिला जुला प्रभाव। तो पहला क्या है? वंशानुक्रम, यह आनुवांशिक कारण। तो माता पिता से मिले जीन की बौद्धिक की सीमा तय करने बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे आनुवांशिकता, अध्ययन से पता चलता है किसी व्यक्ति की बुद्धि में लगभग 50 से 80% तक योगदान आनुवांशिक है। मतलब आनुवांशिकता भी प्रभावित, मतलब अध्ययन से पता चलता है किसी व्यक्ति की बुद्धि लगभग 50 या 80% क्या होती है? अनुवांशिक कारकों से। मतलब अनुवांशिक मतलब होता है अपने माता पिता के गुणों से प्रभावित होती है। कितनी परसेंट? 50 या 80। माता पिता का बौद्धिक, यदि माता पिता का बौद्धिक स्तर अच्छा है तो बच्चे भी क्या होंगे? बौद्धिक गुण वाले जन्म लेंगे। मतलब उनका बौद्धिक स्तर क्या होगा? अच्छा होगा। तांत्रिक तंत्र का विकास, मस्तिष्क की बनावट, तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली आनुवांशिक रूप से तय होते हैं। जो तंत्रिका तंत्र की जो विकास होता है वो आनुवांशिक के कारण ही। तो क्या क्या? तो बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? अंशानुक्रम। अंशानुक्रम मतलब आनुवांशिकता गुण, माता पिता के कुछ गुण क्या बच्चे में आ जाते हैं। या तांत्रिका तंत्र का भी विकास क्या होता है? इसमें आनुवांशिक होता है। फिर पारिवारिक कारण मतलब क्या होता है? पारिवारिक कारण मतलब पर्यावरणीय कारण या वातावरण कारण। तो इसके हम कई सारे पा सकते हैं। पारिवारिक वातावरण, घर का माहौल, माता पिता का व्यवहार और बच्चों को मिलने प्रोत्साहन, उनकी सोच और सीखने की क्षमता को प्रभावित करे। मतलब पारिवारिक वातावरण मतलब होता है परिवार का वातावरण। यदि परिवार का वातावरण अच्छा है तो बच्चों को बुद्धि की विकास करने की क्षमता भी क्या होगी? अच्छी होगी। यदि परिवार का वातावरण क्या है? माहौल अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ क्या हमेशा लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसा होता रहता है जिससे बच्चे की मानसिक क्षमता पर वो प्रभाव डालता है। इससे क्या है? बच्चों का मानसिक विकास भी कम होगा, बौद्धिक क्षमता क्या होगी? कम होगी। शिक्षा या और अवसर, यदि पोषण भी प्रभावित करता है। यदि गर्भावस्था के दौरान माँ का व्यवहार, आहार, बचपन में बच्चे को मिलने वाले संतुलित पोषण मस्तिष्क के विकास के लिए क्या होता है? अति आवश्यक। तो कुपोषण से बौद्धिक विकास भी क्या होता है? धीमा हो सकता है। तो पोषण भी क्या है? बौद्धिक विकास के लिए प्रभावित करता है। तो बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? पोषण। फिर शिक्षा या अवसर, गुणवत्ता और शिक्षक किताबें, बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण गतिविधि, बच्चे को सोचने या समझने समझाने की क्षमता। मतलब यदि अच्छी शिक्षा और उनको अच्छा अवसर दिया जाए तो बच्चों को क्या सोचने समझने की क्या क्षमता क्या होगी? विकसित। यदि उन्हें अवसर देंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता का क्या होगा? विकास होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी बौद्धिक विकास है। यदि देखो एक समाज का क्या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, मतलब एक परिवार का, तो उसमें भी क्या बौद्धिक विकास अधिक होगा? नहीं होगा। क्योंकि बच्चा यदि स्कूल में कम चीज़ों को देखेगा तो उसका बौद्धिक स्तर भी वहीं तक सीमित रहेगा। तो बेहतर समाज आर्थिक स्थिति वाले परिवार में बच्चों को सीखने के अधिक संसाधन अवसर, जैसे अच्छी कोचिंग गतिविधि, स्वस्थ माहौल मिल पाते, जिसके कारण क्या है? उनकी बुद्धि का विकास क्या होता है? अधिक होता है। जैविक कारण या शारीरिक कारण। जैविक कारण मतलब होता है जैसे गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य। यदि गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मतलब माँ ने अच्छा खान पीन, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा था, तो बच्चे का विकास भी क्या अच्छा। इसकी यदि अपोजिट हो कि गर्भावस्था में माँ का तनाव, बीमारी, धूम्रपान, शराब या कुछ भी हो, तो इसके मस्तिष्क विकास पर क्या है? नकारात्मक प्रभाव डालता है। शारीरिक स्वास्थ्य या बीमारियां, बचपन में होने वाली गंभीर बीमारी, सिर में चोट लगना मस्तिष्क के विकास को धीमी कर देती है। ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? अनुमानसिक या वातावरणीय पर्यावरण। यदि एक अनुमानसिक मतलब एक व्यक्ति का बुद्धि क्षमता का विकास अनुमानसिकता से, यदि माता पिता के अनुमानसिक गुण अच्छे हैं तो बच्चे में 80 या 50% उनके गुण आते हैं। यदि माता पिता का व्यवहार अच्छा है तो बच्चे का व्यवहार भी अच्छा होगा। ऐसे फिर पारिवारिक या माहौल, मतलब बच्चे का अच्छा वातावरण, यदि सामाजिक वातावरण अच्छा मिल जाए, परिवार का माहौल अच्छा मिल जाए, स्कूल का माहौल अच्छा मिल जाए, वातावरण, तो बच्चों का बौद्धिक विकास क्या होगा? अच्छा होगा। यदि इसके अपोजिट हो, यदि स्कूल में अच्छा उनको अवसर नहीं दिया जाता, बार बार पढ़ने के लिए अवसर नहीं दिया, जिससे उनका बौद्धिक क्षमता क्या होगा? विकास कम, उन्हें अवसर अच्छा दिया, ये होता है मेन। तो बुद्धि केवल एक कारक से निर्धारित नहीं होती निष्कर्ष में, बल्कि वंशाक्रम बुद्धि की क्या होगा? उच्चतम सीमा तय करता है, जबकि वातावरण यह तय करता है कि व्यक्ति उस क्षमता को कितना प्राप्त कर पाता है। तो बुद्धि का केवल एक कारक प्रभावित नहीं करता, बल्कि वंशाक्रम जो होता है बुद्धि की उच्चतम सीमा को तय करता है, और वातावरण जो होता है यह तय करता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता को कितना अचीव कर, मतलब
वंशाक्रम तो वो क्या करता है, उसकी सीमा को तय करता है, उच्चतम सीमा की इसके पास इतनी बुद्धि। लेकिन वातावरण क्या करता है, व्यक्ति की उस क्षमता को मतलब किसी चीज को प्राप्त करने में उसकी क्षमता तय कर, वह कितना अपनी क्षमता का क्या कर पाता है, प्रयोग कर पाता है या अचीव कर पाता है, तो वो क्या कहला वातावरण। अब हम बुद्धि परीक्षण, अब थोड़ा सा बुद्धि परीक्षण पढ़ लेते हैं कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा बुद्धि की अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसके तो प्रभावित करने वाले यदि कारक पोषित दो ही मेन होते हैं, वातावरण और वंशानुक्रम या नामकरण। अब बुद्धि परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है? बुद्धि परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति, समस्या समाधान क्षमता और सीखने की योग्यता को मापन किया जाता है। मतलब परीक्षण से मतलब होता है टेस्टिंग, मतलब किसी बुद्धि का क्या किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, मापन किया जाएगा, वही क्या है बुद्धि पर। मतलब बुद्धि परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक क्या है प्रक्रिया, जिसके माध्यम से अब किसी व्यक्ति की है मानसिक क्षमता, उसकी तर्क शक्ति, उसकी समस्या समाधान करने की क्षमता, ये सीखने की योग्यता का मापन किया जाता है, वही क्या है बुद्धि परीक्षण। किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता को मापने के लिए बनाए गए वैज्ञानिक परीक्षण को ही क्या कहते हैं, बुद्धि परीक्षण। मतलब किसी व्यक्ति की जो है मानसिक क्षमता को मापने के लिए जो बना वैज्ञानिकों परीक्षण बनाए गए वैज्ञानिक परीक्षण को ही क्या कहते हैं, बुद्धि परीक्षण। मतलब मानसिक क्षमता को मापेंगे, उसमें मापने की क्षमता, जो मापने की प्रणाली होगी वह क्या कहलाएगी, बुद्धि परीक्षण। सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुद्धि परीक्षण का सूत्र क्या होता है, IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु गुणे 100। ये ऐसे होता है MA/CU गुणे 100, मतलब मेंटल एज और क्रोनोलॉजी एज और 100। याद रहेगा ना इसका सूत्र। IQ बराबर, यह मानसिक बुद्धि परीक्षण का IQ का सूत्र क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या कालानुक्रम आयु गुणे 100। वास्तविक या कालानुक्रम आयु पूछ दे, जैसे एक व्यक्ति की मानसिक आयु कितने 12 है, उसकी एज कितने 18, तो कैसे निकालेंगे, उसकी रियल एज कितनी 18, मानसिक तो 12/8 गुणे 100। तो कैसे काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो ये 50 होगा, और ये कितना हो जाएगा 150, 3 में मल्टीपल, तो उसका मतलब IQ कितना होगा 150। अब कुछ जान लेते बुद्धि परीक्षण का इतिहास, कि सबसे पहले किस मनोविज्ञानी की बुद्धि परीक्षण किया, ये कब से शुरू हुआ। तो बुद्धि परीक्षण का विकास मुख्यतः 19वीं सदी और अंतवीं 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। पहला प्रयोग किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने 1880 के दशक में व्यक्तिगत मानसिक क्षमता को मापने के प्रयास किए, उन्हें संवेदी और शारीरिक मापों को बुद्धि मापने से जोड़ने का प्रयास किया। तो याद रखिए, सबसे प्रथम प्रयास किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन। कब, 1880 के दशक। सबसे मेन है अल्फ्रेड बीने या और थियोडोर का साइमन। तो अल्फ्रेड बीने ने कब प्रयोग किया, 1905 में पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया। इसे बिनेट साइमन स्केल भी कहा जाता है। तो सबसे पहला व्यवहारिक परीक्षण कब किया गया, 1950 में। कब, किसके द्वारा, अल्फ्रेड बीने के द्वारा। इसे कौन सा बुद्धि परीक्षण कहते हैं, बिनेट सेमन स्केल कहा जाता है, बिनेट सेमन स्केल कहा जाता है। और कब हुआ, 1905 में। ऐसे बच्चों की पहचान करना जिन्हें विशेष शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है। फिर स्टैनफोर्ड का बीने परीक्षण, सबसे पहले बीने परीक्षण व्यवहारिक परीक्षण कब किया गया था, यदि पूछे क्वेश्चन में, 1905 में। किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड बीने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, बिनेट सेमन स्केल। अब स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, तो लुइस टर्मन का ने बीने परीक्षण का अमेरिकी रूपांतरण किया। 1916 में इसे स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल के रूप में विकसित किया। मतलब स्टैनफोर्ड जो बीने परीक्षण है, 1916 में इसे प्रस्तुत किया। इस परंपरा में IQ बुद्धि लब्धि की अवधारणा प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब 1916 से क्या IQ जो है, IQ का सूत्र, ये बुद्धि लब्धि परीक्षण का क्या है, अवधारणा शुरू हुई। कब, 1916, किसके द्वारा, स्टीवन बीने परीक्षण के द्वारा। विलियम स्टर्न ने 1912 में
आईक्यू की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट की अवधारणा किसने, मतलब आईक्यू की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो विलियम ईस्टन ने। मतलब आईक्यू का सूत्र किसने दिया था, तो याद रखेंगे विलियम ईस्टन ने। किसने दिया था, विलियम ईस्टन ने। कब, 1912 में। इंटेलिजेंस क्वोशेंट का, तो इसका सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या काल्पनिक आयु गुणे 100। पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, बिने और साइमन का, 1905 में। तो यदि क्वेश्चन में पूछे पहला बुद्धि परीक्षण कब किया गया, व्यवहार 1905 में। और आईक्यू का सूत्र किसने दिया था, तो किसने दिया था, टर्मन ने। किसने दिया था, ईस्टन ने, सॉरी। 1912 इंटेलिजेंस आईक्यू की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो ईस्टन ने। और जो सबसे पहले परीक्षण किसने किया था, तो अब मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी, तो अल्फ्रेड बेने। याद रखिए, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी, अल्फ्रेड बेने ने। लेकिन उसका सूत्र, आईक्यू का सूत्र किसने दिया था, ईस्टन ने। अब बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण। तो बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से प्रशासकीय अधिकार या भाषा के आधार पर बांटा जाता है। तो परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। आपने सुना होगा आर्मी बेटा जो होता है ना, उसको। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो एक समय में केवल एक ही बुद्धि पर लागू किया जाता है, जैसे विनियमन परीक्षण। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा व्यक्तिगत बुद्धि। तो बुद्धि परीक्षण कुछ अलग वर्गीकरण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, जिसमें एक ही बार में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, उसकी क्या कहते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। जैसे उदाहरण ले लेंगे विनी साइमन परीक्षण। फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, जिसमें एक साथ कई व्यक्तियों पर समूह रूप से लागू किया, जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण। जो विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था, जो परीक्षण, उसको हम क्या कहेंगे। यदि कभी पूछे कि विश्व युद्ध में कौन सा परीक्षण प्रयोग किया था, तो आर्मी अल्फा समूह परीक्षण। क्योंकि इसमें क्या है, एक व्यक्ति का परीक्षण नहीं, मतलब बुद्धि टेस्ट नहीं किया था, बल्कि सभी व्यक्तियों का, जो मतलब वहाँ के आर्मी लोग थे, उनका समूह रूप से परीक्षण किया गया था। उसी को हम क्या कहते हैं, सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति का परीक्षण किया गया, एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत परीक्षण। और इसका उदाहरण क्या है, बीने साइमन परीक्षण। और जो मतलब सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसमें क्या होता है, सभी मतलब बहुत सारे समूह में व्यक्तियों का जो परीक्षण किया जाता है, एक बार में कई सारे व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उसका उदाहरण क्या है, आर्मी अल्फा परीक्षण। याद रखें, आर्मी अल्फा परीक्षण किससे संबंधित है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण से। और ये विश्व युद्ध में यूज किया जाता है। फिर भाषा और माध्यम के आधार पर, जो भाषा और माध्यम के आधार पर होती है बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक परीक्षण, इसे भाषा शब्दों और पढ़कर उत्तर देने की आवश्यकता होती है, यह केवल साक्षर या पढ़े लोगों के लिए। जो शाब्दिक परीक्षण होती है, इसमें केवल क्या है, भाषा या शब्दों या उत्तर देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें सिर्फ क्या है, पढ़े लोगों के लिए मतलब शाब्दिक परीक्षण, मतलब जो बोल सकेंगे उन्हीं के लिए परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण, जो इनमें चित्र, आकृति और ब्लॉक और पहेलियों का उपयोग, यह निरीक्षण तथा बच्चों या भाषा के लिए। देखो, अशाब्दिक मतलब होता है किसी चित्र, चार्ट या फ्लो को देखकर व्यक्त करना। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये परीक्षा जो होगी बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। किसके लिए, बच्चों, ये जो निरक्षर है, मतलब उनको दिखाकर कोई चीज़। जैसे एक बच्चा है, तो उसको हम क्या करेंगे, अल्फा जेड का क्या लगा देंगे उनके लिए, एक मतलब पोस्ट ला, फिर उसको सिखाएंगे। तो देख कर, तो पहले वो देखेगा, सुनेगा, फिर उसको बाद में बोलना। तो मतलब अशाब्दिक कोई चीज़, मतलब बिन देख कर, मतलब कोई चित्र ग्राफ के द्वारा जो बुद्धि परीक्षण किया जाए, उसको क्या कहते हैं, अशाब्दिक। उसको बोले, तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका परीक्षण होता है, बच्चों का। बच्चों का मतलब अशाब्दिक। अशाब्दिक मतलब होता है जो बोल का परीक्षण किया जाए, मतलब जो व्यक्ति साक्षर होगा, बोलने में सक्षम होगा, उसी का मतलब होगा शाब्दिक परीक्षण। ये सभी के लिए यूजफुल नहीं होते, कौन सा, शाब्दिक परीक्षण। और परीक्षार्थी के अनुसार हमने सीखा कौन सा, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत मतलब सामूहिक, व्यक्तिगत मतलब एक बार में एक व्यक्ति का परीक्षण। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, अल्फ्रेड बिने साइमन। और जो सामूहिक है, उसके अंतर्गत क्या आता है, आर्मी अल्फा परीक्षण। याद रख, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन कि विश्व युद्ध का संबंध किस परीक्षण से संबंधित है, तो आर्मी अल्फा परीक्षण से या सामूहिक परीक्षण से। अब बुद्धि लब्धि का आईक्यू के आधार पर स्तर होता है। तो अल्फ्रेड बिने और डेविड वेस्लर के द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार समान जनसंख्या में आईक्यू का निर्धारण। यदि कोई व्यक्ति के 130 या कहीं 140 दिया जाता है, तो जो 140 वाला होगा या 130 से अधिक होगा, तो कौन सा व्यक्ति होगा, प्रतिभाशाली होगा, या श्रेष्ठ होगा, या गॉड गिफ्टेड होगा, या वेरी सुपीरियर गिफ्टेड है।
तो 130 ये 140 आ जाए तो कौन सा होगा? प्रतिभाशाली। ये पूछा जाता है प्रतिभाशाली व्यक्ति के आईक्यू लेवल या स्तर कितना होता है? 140 या 130 से ऊपर बता सकते हैं। फिर 120 या 29 होता है जो, तो क्या कहलाता है? श्रेष्ठ। फिर 110 या 119 से क्या होते हैं? उच्चतम उच्च समान। मतलब उच्च समान क्या होता है? 110 से 119। 3 पूछे जाते हैं मेन। प्रतिभाशाली तो याद रखें 140 या 130 से अधिक, 130 से अधिक या 140 के लगभग। असमान बुद्धि आईक्यू का स्तर कितना होता है? 90 से 110 या 109 कर सकते हैं। और सबसे निम्न पूछा, जो सबसे निम्न होता है तो क्या होता है? 70 से कम। तो याद हो जाएगा, सिर्फ मेन याद, 3 याद। यदि उच्च पूछे, श्रेष्ठ पूछे तो 120 से 29, और अति श्रेष्ठ उच्च समान पूछे या अति श्रेष्ठ हो गए, और उच्च समान पूछे तो कितना होता है? 110 से 119, और अति श्रेष्ठ पूछे तो 119 से 120 से 129। और जो निम्न होता है सबसे मन तो कितना होता है? 70 से कम। समान का कितना होता है? 90 से 109 तक। और प्रतिभाशाली का कितना होता है? 140। तो याद रख लीजिए, प्रतिभाशाली 140, समान का 90 से 110 ये ना। और जो निम्न होता है उसका कितना? 70 से 19। और जो श्रेष्ठ होता है उसका कितना होता है? 120 से 129। तो हमने आज क्या क्या सीखा? बुद्धि का अर्थ, मन से क्या क्या सीखा? बुद्धि का अर्थ, बुद्धि क्या होती है? मानसिक क्षमताओं को, मतलब सोचने समझने की तर्क शक्ति। ये एक अकेला गुण नहीं होता, बल्कि सभी मानसिक क्षमताओं का क्या होता है? गुण होता है। मतलब सोचने समझने सभी की क्षमता का जो सक्षम बनाती है वही क्या होती है? बुद्धि। फिर हमने बुद्धि की परिभाषा, बुद्धवर्त ने क्या होता है? बुद्धि क्या होती है? कार्य करने की एक विधि है। और टर्मन ने क्या कहा था? अमूर्त विचारों की, जो अमूर्त विचार आ जाए टर्मन लगा देंगे। और एल्बर्ट थर्नडाइक ने क्या कहा? बुद्धि क्या है? कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से जो प्रतिक्रिया होती है वही क्या है? बुद्धि है। फिर हमने पढ़ा बुद्धि क्या है? विशेषता। तो बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। बुद्धि में क्या होता है? ये व्यक्ति को विकास में सहायता करती है, और अनुवांशिक भी होती है, जन्मजात वही है। और यह है मतलब सामूहिक रूप से सीखने की क्षमता व्यक्त करती है। ये सब क्या होती है? बुद्धि। बुद्धि जो होती है अमूर्त विचारों की क्षमताओं को सीखने में मदद करती है। फिर हमने सीखा बुद्धि के कारक, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या सीखा? अनुवांशिक और वातावरण। यदि मतलब सबसे मेन अनुवांशिक विकास करते हैं। किसी व्यक्ति में 50 से 80% क्या अनुवांशिक गुण होते हैं। फिर जिसके कारण वह क्या है? पारिवारिक माहौल या वातावरण जानकर अपने बुद्धि का और आगे विकास करता है। और वातावरण क्या होता है? जो अच्छा माहौल दिया जाए तो बुद्धि का विकास भी क्या होगा? अच्छा, यदि परिवार का माहौल अच्छा होगा, समाज का अच्छा होगा, वहाँ के लोग अच्छे। फिर हमने पढ़ा बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? 1880 में फ्रांसिस गाल्ट। फिर 1905 में अल्बर्ट बिनी का व्यवहारिक प्रयोग किया गया था अल्फ्रेड परीक्षण। तो व्यवहारिक प्रयोग पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? तो 1905 में किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिनी। अल्फ्रेड बिनी ने मानसिक आयु की अवधारणा दी है। और स्टर्न ने क्या किया है? आईक्यू का सूत्र व्यक्त किया। लुईस टर्मन ने आईक्यू का सूत्र व्यक्त किया। इन्होंने अमित बुद्धि को क्या बोला? अमूर्त विचार बताया। और जो विलियम स्टर्न थे उन्होंने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का प्रयोग किया था। ऐसे याद करते हैं। अब फिर बुद्धि का हम आईक्यू लेवल स्तर पढ़ा। तो क्या होता है? 140 से 130 के बीच जो होता है वो क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। समान का कितना पढ़ा? 90 से 110 तक होता है। जो निम्न होता है वो कितना होता है? 70 से कम होता है। जो उच्च समान होता है वो कितना होता है? 110 से 119। और जो श्रेष्ठ होता है उसका कितना होता है? आईक्यू का स्तर 120 से 129 तक। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।